मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है या नहीं, जल्दी से बताइए। और लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था, फटाफट से कमेंट करिए। कारक पढ़ रहे थे शायद हम लोग ना। ठीक है, आज हम लोगों को अपादान करना है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, काफी लंबा समय हो गया। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कारक शुरू किया था। कारक के बारे में मैंने आपको बताया था कि कारक को हम परसर्ग विभक्ति के नाम से भी जानते हैं, यानी परसर्ग भी कहते हैं और विभक्ति भी कहते हैं। कारक का काम क्या है? कारक का काम वाक्य में जो क्रिया है, क्रिया के लिए जो काम किया जाए या क्रिया से जो संबंध हो, हम ये कहेंगे सीधा कि वाक्य में जो शब्द होते हैं उनका क्रिया से क्या संबंध है, वही क्या दिखाता है कि वह कौन सा कारक है। अब यहाँ पे हमने देखा था कि कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला कारक हमने पढ़ा था कर्ता कारक। कर्ता कारक के बारे में हमने जाना था कि कर्ता कारक वह कारक होता है जो वाक्य में क्रिया को करता है, यानी काम को करने वाला शब्द जो होगा वो क्या कहलाएगा? कर्ता कारक कहलाएगा। इसकी पहचान और इसके एग्जाम्पल दिए थे। फिर हमने बात करी थी कर्म कारक की, कि वाक्य में जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, यानी क्रिया का प्रभाव। और इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि क्रिया का प्रभाव अगर आपको समझ में ना आए तो आपको प्रश्न करना है क्रिया के साथ क्या या किसको से, और जो उत्तर मिलेगा वही क्या होगा? कर्म होगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमने देखा था करण कारक। करण कारक क्या है कि क्रिया के होने का कारण क्या है, क्रिया के होने का माध्यम क्या है, क्रिया के होने का साधन क्या है, ये हमें किससे पता चलता है? ये हमें करण कारक से पता चलता है। ठीक है, उसके बाद हमने संप्रदान किया। संप्रदान में हमने जाना कि क्रिया के करने का उद्देश्य क्या है, क्रिया किस उद्देश्य के लिए की जा रही है, वो क्या कहलाता है? संप्रदान कहलाता है। आज हम पढ़ेंगे अपादान। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं अपादान कारक से कि अपादान कारक हमारा क्या होता है। परिभाषा कहती है अपादान कारक की, वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु की पृथकता, पृथकता मतलब अलग होना या पास होना। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, जब शब्द हम देखते हैं अलग होना, तो इस अलग होना में पास आना अपने आप छिपा है। जब वो अलग हो सकता है तो पास होगा, तभी तो अलग होगा ना। और जब पास आया तो फिर अलग होगा, या अलग हुआ है तो पास भी आ सकता है। तो कहने का मतलब है कि जब ये बात आती है पृथकता वाली, इस शब्द में आप अलग होना और पास आना, इन दोनों शब्दों का ही अर्थ लेके चलिएगा। ठीक है, तो जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अलग होने की बात जहाँ पर हो, या फिर तुलना का बोध होता हो, ठीक है, तुलना का, जब हम किसी से किसी की कंपैरिजन करते हैं, किसी की तुलना करते हैं, तो वो अगर ऐसा बोध कहीं पे हो तो वहाँ पे हमारा जो कारक होगा वो क्या कहलाएगा? अपादान कारक कहलाएगा। और यहाँ पर हम देखें, यानी इसका कारक चिन्ह क्या कहलाएगा? अपादान कारक चिन्ह कहलाएगा। और इसका कारक चिन्ह क्या है? वो से होता है। तो अब आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि जो हमारा करण कारक था उसका भी कारक चिन्ह से था,
और ये हमारा जो अपादान कारक है इसका भी कारक चिन्ह से है। तो दोनों में अंतर हम कैसे करेंगे, ये हमारे दिमाग में सबसे पहला ना एक पॉइंट होता है और यही हमको परेशान करता है। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल कराने से पहले मैं यहाँ पे इन दोनों में अंतर समझाना चाहती हूँ। अंतर आप इस तरह से समझ लीजिए, पहले एग्जाम्पल तो आप बाद में करिएगा, पहले आपको दोनों में अंतर समझना है, करण कारक में और अपादान में। तो मैंने आपको जब करण कारक पढ़ाया था तो आपको कहा था कि करण कारक को समझने के लिए से हटाकर के द्वारा लगाकर देख लेना, यदि वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वाक्य अच्छा भी लगता है बल्कि और सटीक लगता है, तो वो से क्या होगा, करण होगा। और उसके अलावा अगर वाक्य पर बहुत एक गंदा प्रभाव पड़े या बिल्कुल एकदम ऐसे बेकार हो जाए, जो हमारा अर्थ होगा वो एकदम से बेकार हो जाए, तो आप समझ जाइएगा उसकी उसमें क्या है, अपादान है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि जो अगर हम इसकी परिभाषा को साथ में लेते हुए चलें और तब हम देखें, तो करण कहता है कि वो कारण बताएगा, वो साधन बताएगा, माध्यम बताएगा। ठीक है, क्रिया के होने का कारण, साधन, माध्यम बताता है। तो जो से आपको कारण और माध्यम या साधन बताता है तो वो क्या होगा, करण होगा। लेकिन जो से आपको किसी के अलग हो जाने या किसी के पास हो जाना, आ जाना, या फिर किसी की आपस में तुलना, इसका बोध कराएगा, तो वो क्या होगा, अपादान होगा। देखो बिल्कुल आपको इस तरह से समझना है। और इसमें कुछ उदाहरण लिखिए अभी यहाँ पर, जैसे हम यहाँ उदाहरण लेते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, एक सेकेंड, अपादान के कुछ उदाहरण हमें देना है। जैसे सबसे पहला उदाहरण हम लिखते हैं, अपादान पढ़ना है। लिखिए, जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण लिखूंगी और हम नोट पे लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, थोड़े हमें ज़्यादा लिखने हैं। और ध्यान रखिएगा आप लोगों को भी कि करीब करीब हम 4 या 5 यहाँ पे उदाहरण लेंगे। जैसे सबसे पहला उदाहरण मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, वह अभी आगरा से नहीं लौटा है। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को? चलो दूसरा वाक्य लिखो इसमें, यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरा वाक्य, उसकी बहन मुझसे डरती है। ठीक है, तीसरा वाक्य लिखिए, जया दीपा से मोटी है। एक और वाक्य लिखिए, गांधी जी को गंदगी से नफरत थी। चलिए, और एक और वाक्य लिख लीजिए, जैसे मोहन छत से गिर गया। हमने कई सारे वाक्य लिखे, अब जल्दी से फटाफट आप उतार लीजिए, इसको उतार लिया होगा आप लोगों ने।
और अगर नहीं उतारा है तो रोक कर उतार लीजिए। अब मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ और ध्यान दीजिए। अब पेन बंद कर दीजिए बिल्कुल, और आपको यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहला वाक्य हम देखेंगे, यहाँ पे आपको देखना है कि इसमें कारक, जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि अपादान कारक, ठीक है, और भी कोई कारक हो सकता है। जब हम बात कर रहे हैं अपादान कारक की, तो सबसे पहले आप अपादान के कारक मतलब से पे जाएंगे, आप देखेंगे और आपको निश्चित करना है कि अपादान है या नहीं है, ये आपको निश्चित करना है। तो आप जैसे ही जाएंगे से पर, आप देखेंगे कि ये लिखा है वह अभी आगरा से नहीं लौटा है। तो यहाँ पे अगर वो आगरा से लौटता है तो आगरा से क्या है, अलग होने का बोध है। क्या है, आगरा से अलग होने का बोध है। तो अलग होने का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे जो आगरा है ये क्या होगा, ये अपादान होगा। क्या होगा, अपादान, ठीक है, से इसका कारक चिन्ह। अब आप में से बहुत सारे छात्रों के दिमाग में एकदम से आ रहा होगा कि मैम ये बताइए, अभी वाक्य कह रहा है कि वह अभी आगरा से नहीं लौटा है, तो अलग तो वो हुआ ही नहीं है, तो आपने इतनी जल्दी इसको अपादान कैसे कर दिया? जब वो अलग हो जाएगा तभी तो अपादान होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम कभी कोई भी कारक चिन्ह या कोई भी कारक हम जब किसी वाक्य में पहचान करेंगे, तो हम हमेशा सकारात्मक वाक्य में ही देखेंगे। सकारात्मक वाक्य कैसे? क्योंकि हमारा ऊपर वाला जो वाक्य है वो क्या है, नकारात्मक है। नकारात्मक मतलब नेगेटिव, यानी इसमें जो नहीं शब्द लगा है ये हमें बता रहा है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई भी वाक्य आए तो हम इस तरह के शब्द को हटा लेंगे, यानी जो हमारा शब्द उसमें नकारात्मक लगा है उसको हम छिपा लेंगे, और फिर इसके बाद हम वाक्य को पढ़ेंगे। तो वाक्य कहता है कि वह अभी आगरा से लौटा है। तो इस सकारात्मक वाक्य में लौटने का भाव आ गया ना, मतलब अलग होने का भाव आ गया ना, तो इसमें भाव आ गया, तो इससे हम पहचान कर लेंगे कि ये हमारा क्या है, अपादान कारक है। समझ गए ना? तो इसलिए मैंने ये आपको जानबूझ के दिया था कि ताकि आपके दिमाग में ये आए और आप इसको क्लियर समझ लें। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे वाक्य की। यहाँ पे कहा है उसकी बहन मुझसे डरती है। तो अब ये बताइए आप इसको कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले तो आपको ना इसमें खोजना है इसमें अपादान कहाँ है। तो से कहाँ लगा हुआ है? तो से लगा है इस सर्वनाम में। तो सर्वनाम में लगा है, तो यहाँ पे ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि सर्वनाम के साथ कारक चिन्ह हमेशा सुरेखा से जुड़ा हुआ होता है। तो मुझसे ये हो गया हमारा यहाँ पर से। अब आपको देखना है कि अपादान है या नहीं। तो अब आप इसको महसूस करिए कि जब हमने कहा कि उसकी बहन मुझसे डरती है, हमने ये बोला, तो जब वो डरेगी तो पास आएगी या दूर जाएगी? तो आप कहेंगे कि दूर जाएगी, ठीक है। तो जब दूर जाएगी, जब डर रही है तो दूर जा रही है, यानी मुझसे क्या हो रही है, दूर जा रही है, अलग हो रही है। तो इसमें किसका भाव आ गया? क्या हो जाएगा? ये अपादान हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर तीन पॉइंट कहता है कि जया दीपा से मोटी है। तो जया दीपा से, तो ये जो से है ये जया और दीपा के बीच में क्या कर रहा है? तुलना कर रहा है। तो से पहले वाला जो भी होगा वो क्या होगा? अपादान कहलाएगा। क्या कर रहा है? तुलना कर रहा है जया और दीपा की आपस में, है ना। तो से पहले वाला जो शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। समझ में आई? फिर इसके बाद यहाँ पे हम अगले वाक्य पर जाएं कि गांधी जी को गंदगी से नफरत थी। तो से कारक चिन्ह और से कारक चिन्ह से पहले वाला। अब आप कैसे इसको पता करेंगे कि ये अपादान है? तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि गांधी जी को जब गंदगी से नफरत थी तो वो गंदगी फैलाएंगे या गंदगी से दूर रहेंगे? तो जब उन्हें नफरत थी तो आपको पता है गंदगी से क्या रहेंगे? दूर रहेंगे, गंदगी को साफ करेंगे। तो गंदगी से दूर रहेंगे, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या? अलग होने का बोध होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। और इसी तरह से आपको सारी चीज़ों को सीखना है, समझना है। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मैं आपको इस तरह से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ कि मेरी यहाँ क्लास में पढ़ने के बाद ना आपको डाउट की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। डाउट आपके दिमाग में आए और उस डाउट को क्लियर आप स्वयं करें, मेरे उस लेक्चर की हर एक बात को दिमाग में रखकर। अभी आप में से एक छात्र के दिमाग में डाउट आ रहा है, थोड़ा सा खुरापाती दिमाग है। तो छात्र ने दिमाग मतलब क्या आ रहा है, वो डाउट क्या है कि मैम ये बताइए कि उसकी बहन मुझसे डरती है। इसमें तो आपने कहा डरती है तो दूर चली गई। अगर वाक्य ऐसे हो कि उसकी बहन मुझसे प्यार करती है, तब तो दूर नहीं जाएगी, तब तो पास में आएगी, है ना। तो ये भी आपके दिमाग में डाउट आ रहा है। तो जिनके भी दिमाग में डाउट आ रहा है, मैं बता देती हूँ कि मैंने आपको एक बात पहले ही बताई है
कि जब आपका ये पृथक शब्द है ना, पृथक होना, इस पृथक में पास आना और दूर जाना, ठीक है, ये दोनों इसके अंदर निहित हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। पृथक तभी होता है जो पास आया है, और अगर जो पास आया है दूर जा रहा है, तो जो दूर जा रहा है तो वो वापस पास भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इस बात को समझ लेना। हम केवल पृथक इसलिए ले लेते हैं कि एक अलग होने का बोध देकर, क्योंकि अगर हम 100% में से देखें तो 80% चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा क्या है, अलग होने का बोध दिखाती हैं, तो इसलिए हम ये बोल देते हैं सीधा। तो 20% में पास आने वाली चीज़ें भी, और उसमें से लगा हुआ है, जैसे उसकी बहन मुझसे प्यार करती है, इसका भाव तो पास आने वाला रहेगा। तो प्यार करती है उसकी बहन मुझसे, तो मुझसे जो आ जाएगा, तो ये जो शब्द है ये फिर आपका क्या रहेगा, अपादान ही रहेगा, ठीक है। अब लास्ट वाक्य आपका कह रहा है मोहन छत से गिर गया, तो मोहन छत से गिर गया, तो यहाँ पे छत से क्या हुआ, छत पे चिपका तो नहीं रहा ना, छत से क्या हो गया, अलग हो गया। तो आराम से आप इसको पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मैम डर कारण नहीं हो सकता, नहीं, डर कारण नहीं होगा। देखो जैसे आप बोलोगे कि उसकी बहन मुझसे डरती है, तो डरती है का कारण तो बताया ही नहीं है ना। सिर्फ क्या है, डरना एक एक्शन है, ये कारण नहीं है, समझ गए। ऐसा हो सकता है कि डरने का कारण क्या है कि मैं बहुत खड़ूस दिखता हूं इसलिए उसकी बहन मुझसे डरती है, तब तो आप कारण देंगे, समझ गए ना, इस बात को ध्यान रखें। दूसरा, छात्र ने कहा है कि वह अभी आगरा से नहीं लौटा है, इस वाक्य को दोबारा समझा दीजिए। तो चलो मैं दोबारा समझाती हूँ, बाकी सारे वाक्यों को मैं हटा रही हूँ यहाँ से, इसको समझाती हूँ। यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में ये बात चल रही होगी कि मैम यहाँ पे देखिए, वाक्य को देखिए कि वह अभी आगरा से नहीं लौटा है, और आपने कहा है कि जब अलग होने का बोध होगा तो वहां पर हमारा क्या होता है, अपादान होता है, लेकिन वह आगरा से तो अभी लौटा ही नहीं है, अभी तो वो आगरा में ही है, ठीक है। वाक्य की प्रकृति ये कहती है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, मैंने ये बताया है कि जब भी कभी आप किसी वाक्य को पहचाने, अब देखो यहाँ पे गौर करना, आपको किसी का कारक पहचानना है, तो आपको अगर वाक्य ये समझना है कि ये वाक्य सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है, ये समझना है, तो या फिर जैसे हमारे और भी आते हैं, वाच्य को समझना है, तो भी इस तरह की चीजें, जब उसमें अगर कोई आपको ट्रिक बताई जाए तो हमेशा उसको आपको किस में रखना है, सकारात्मक में, सकारात्मक वाक्य। और सकारात्मक वाक्य मतलब पॉजिटिव, ठीक है, इस वाक्य में देखना है। तो लेकिन ये वाला वाक्य तो हमारा क्या है, नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, हमारा नकारात्मक वाक्य हो गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है जब इसमें अपादान अगर आपको जानना है, सबसे पहले आपको तो पता है कि अपादान क्या हो सकता है, ये हो सकता है क्योंकि इसमें से कारक चिन्ह आया है। अब ये अपादान है या नहीं, ये पहचानने के लिए आपको क्या करना होता है, आप नहीं को छिपा लीजिए, ठीक है। हमने नहीं को छिपा लिया और हमने अब वाक्य पढ़ा, वाक्य हमारा कह रहा है कि वह अभी आगरा से लौटा है, ठीक है, नहीं को छिपाकर कि वह अभी आगरा से लौटा है, तो हमने नहीं छिपाया, तो लौटा है, तो इसमें भाव आ गया ना अलग हो जाने का। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि आपको सकारात्मक वाक्य खोजना होता है। कभी कभी वाक्य प्रश्नवाचक भी दिया होता है, तो प्रश्नवाचक वाक्य का भी सकारात्मक बना के ही उसके अंदर उसकी पहचान खोजनी पड़ती है, ठीक है, समझ गए बात को। ये बात ध्यान रखिएगा, हर वाक्य में इस तरह से चीजों को याद रखना है। चलो वापस आओ इस चीज पे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई अपादान वाली। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं, फिर जल्दी से इसको फिनिश करके, और बहुत सारी चीजें आज सीखनी है हमको।
अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, फिर से मैंने आपको करण और अपादान कारक में अंतर यहाँ पर दिया है। और देखो इतना मैं बार बार फोकस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमारे छात्रों के जो ज़्यादा से ज़्यादा डाउट आते हैं वो करण और अपादान को लेके आते हैं। जब आप लोगों ने तत्पुरुष समास पढ़ा होगा तो तत्पुरुष समास में मैंने उस समय कह दिया था कि जब हम कारक पढ़ेंगे ये चीज़ें आपको तब ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो अब आपको सीखना है उन चीज़ों को, है ना, जो तत्पुरुष समास में बची हुई थी कि इनका जो हमें समास विग्रह करना है और दोनों को पहचान करना है कि कौन सा हमारा करण तत्पुरुष समास है और कौन सा हमारा अपादान तत्पुरुष समास है। तो वो आज आप सीखेंगे और यहाँ पे आपको दोनों में ना अंतर देखना है फिर से। तो देखो क्या बताता है यहाँ पर कि जो करण कारक है वो क्या दिखा रहा है, कारण, माध्यम और साधन को दिखाता है, जबकि अपादान जो है वो क्या दिखाता है, दूर होना, पास होना, तुलना होना, इनको दिखाता है। यानी ये तीन चीजों को आप दिमाग में रखिए, या आप ऐसे कह सकते हैं कि करण को पहचान लीजिए, कारण, माध्यम, साधन, और इसके अलावा जो कुछ भी बचेगा वो किसके कोटे में जाएगा, अपादान के कोटे में। ठीक है, तो इसमें दोनों में देखो अंतर कैसे होता है, एक ही जैसे वाक्य में आप अंतर कैसे करेंगे कि कौन करण है और कौन अपादान है। तो वाक्य लिखिए यहाँ पर, विशाल स्कूटर से शहर गया था। एक वाक्य लिखना है हमें, विशाल स्कूटर से शहर गया था। ठीक है, दूसरा वाक्य, हम यहाँ पे 4 उदाहरण लिखेंगे, उसी हिसाब से आप लोग लिखना। ठीक है, मैं यहाँ पे भी लिख रही हूँ, ये जो स्थान है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, इस स्पेस में हमको 4 उदाहरण लिखने हैं। अभी मैं पहले 2 लिख रही हूँ, फिर बाद में 2 लिखूंगी, तो आप लोग उसी हिसाब से लिखिएगा। हमने यहाँ पे क्या लिखा, वाक्य दूसरा लिख रहे हैं, विशाल स्कूटर से गिर गया। हमने 2 वाक्य लिखे, जल्दी लिखो। हमने पहला वाक्य लिखा कि विशाल स्कूटर से शहर गया था, दूसरा वाक्य हमने लिखा कि विशाल स्कूटर से गिर गया था। ये 2 वाक्य लिखे, दोनों वाक्यों में अंतर है और देखो दोनों में ही हमारा जो से आया है स्कूटर से, ठीक है, और यहाँ स्कूटर से, ये दोनों ही चेंज हो गए, दोनों ही चेंज हो गए। कैसे चेंज हो गए, किसकी वजह से हो गए, जो हमारी क्रिया है उस क्रिया की वजह से। यहाँ तो शहर जाना, जाने का काम हुआ था, लेकिन यहाँ क्या हुई थी क्रिया, गिर जाना, यहाँ गिर गई थी। ठीक है, गिरना हुआ था। तो अब इसी से आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब हम देखें पहले तो इसमें क्या भाव आ रहा है कि विशाल स्कूटर से शहर गया था, तो शहर जाने का माध्यम क्या था, साधन क्या था, स्कूटर था। तो ऊपर वाले में क्या आ जाएगा, इसमें ये हमारा है करण, क्या है ये हमारा करण, करण कारक हो गया। ठीक है, क्योंकि साधन, आप इसको ऐसे भी पहचान सकते हो, अगर आप यहाँ पे कर दो के द्वारा, तो वाक्य कैसे हो जाएगा, विशाल स्कूटर के द्वारा शहर गया था, वाक्य बिल्कुल सटीक हो गया, तो ऐसे पहचान सकते हो। और दूसरा वाक्य है, यहाँ देखिए विशाल स्कूटर से गिर गया था, तो गिरने का काम हुआ था, क्रिया यहाँ पे अलग हुई है, तो क्रिया अलग होते ही तो यहाँ पे वो किससे गिरा है, स्कूटर से, अलग हो गया है ना स्कूटर से। जब वो गिर गया, पहले स्कूटर पे बैठा था, फिर स्कूटर से गिर गया तो क्या हो गया, नीचे गिर गया, उससे अलग हो गया, तो अलग हो गया तो यहाँ स्कूटर क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपादान। बात आई समझ में, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो चलो इसके बाद दूसरा, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो रोक के लिख लीजिएगा। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण हमने लिया, लिखिए, ये सभी बच्चे यहाँ शहर से आए हैं, ये सभी बच्चे, ये सभी बच्चे शहर से आए हैं। ठीक है, दूसरा वाक्य लिखते हैं, ये सभी बच्चे ये सभी बच्चे
बस से आए हैं। देखो कैसे करोगे अलग, सीधा सिंपल सा। अब आप लोगों को फटाफट से बता देना है, ये सभी बच्चे शहर से आए हैं, ये सभी बच्चे शहर से आए हैं। अब इनमें अगर मैं आपसे पूछूं कि किस वाक्य में करण है, किस वाक्य में अपादान है, आप आराम से पहचान लेंगे। सबसे पहली चीज तो आप से के माध्यम से पहचानेंगे कि करण या अपादान में से कौन सा होगा। ठीक है, आपने अंडरलाइन की। इसके बाद अब आपको पहचानना है कि करण मतलब जो साधन को बता रहा है, या सीधा सिंपल सा ट्रिक लगा लो के द्वारा। तो आप अगर लगाओगे कि ये सभी बच्चे शहर के द्वारा आए हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमें पता चल गया ये क्या हो गया, अपादान। अब यहाँ पे देखेंगे ये सभी बच्चे बस के द्वारा, अगर हमने यहाँ के द्वारा लगाया, ये सभी बच्चे बस के द्वारा आए हैं, तो क्या हो गया, सही लग रहा है बिल्कुल, और बेहतर लग रहा है। तो ये हो गया हमारा करण। क्या हो गया, ये हमारा करण कारक हो गया। अब यहाँ पे फिर से देखेंगे ये सभी बच्चे शहर से आए हैं, मतलब शहर से क्या हुए हैं, अलग हुए हैं ना। शहर से क्या हुए हैं, अलग हुए हैं। तो ये भाव इसमें अपने आप आ ही रहा है, तो ये क्या हो गया, अपादान हो गया। अब मुझे बताइए कहीं कोई है प्रॉब्लम, है कोई प्रॉब्लम कि आप ना समझ पाए? समझ गए? आराम से अब कोई भी वाक्य हो बिल्कुल आराम से कर दोगे। ठीक है ना? चलो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब आप लोग सीख गए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक क्या कहता है, देखो इसको ध्यान से सुनो, समझो। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ से संबंध प्रकट किया जाए, इसे हम संबंध कारक कहते हैं। और इसके साथ आने वाला चिन्ह संबंध कारक चिन्ह कहलाता है, तथा इसका कारक चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ठीक है, रा, री, रे, ना, नी, ने ये होता है। अब रा, री, रे, ना, नी, ने ये ब्रैकेट में लिखा है, इसको भी समझाऊंगी, बताऊंगी कैसे होता है। सबसे पहले आपको दिमाग में क्या रखना है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि संबंध कारक जो आपको पहचान करना है ना, इससे का, की से कर लेना, इसके अलावा और कुछ नहीं। अकेले ये होते का, की, के। जब भी किसी शब्द के तुरंत बाद का, की, के लगा है, वो शब्द क्या होगा, संबंध कारक। और इसमें कुछ खोजो ही मत, ठीक है, और कुछ दिखना ही नहीं है। का, की, के जैसे लगा, संबंध को दिखा रहा है। वाक्य प्रयोग कर लीजिए इसमें। जैसे मान लो हमने कहा कि एक वाक्य लिखा हमने, देखिए इसमें, सड़क के किनारे वृक्ष लगे थे। सड़क के किनारे वृक्ष लगे थे। ठीक है, दूसरा वाक्य लिखिए, शिल्पा की बेटी विदेश गई है। शिल्पा की बेटी विदेश गई है। ठीक है, दूसरा, धीरज का भाई प्रथम आया है। धीरज का भाई प्रथम आया है। 3 वाक्य लिखिए जल्दी से, फटाफट, और जल्दी से बताइए। सीधा सिंपल सा है, हमें इसमें कुछ ध्यान देना ही नहीं है। इतना सिंपल, इतना सरल, कोई हमारा कारक चिन्ह नहीं है जितना ये है। सीधा हमें क्या देखना है, ये लगा है हमारा के, ये लगा है की, ये लगा है का। तो आपने ये बात तो जानी कि जहां पर हमारा कारक चिन्ह होगा, कारक चिन्ह से जस्ट पहले जो शब्द होता है वो उसका क्या होता है, कारक होता है। तो आपको पता चल गया कि के, की, का, यानी का, की, के, ये सारे हमारे क्या हैं, संबंध कारक चिन्ह हैं। और धीरज, शिल्पा, सड़क, ये तीनों क्या हैं, संबंध कारक हैं। लिख लीजिए,
ठीक है, इन तीनों को, ये क्या है, संबंध कारक हो गए। तो ये बात सिंपल साधारण तरीके से हमको ये बात समझ में आ गई। ठीक, और जिनको लगता है ना कि पीडीएफ अगर ठीक से नहीं दिखती है, तो मैं फिर से बता देती हूँ, पीडीएफ आप लोगों के पास मैंने कहा है कि आप लोगों को प्रिंट निकाल के अपने पास रखनी है। अगर आपने नहीं रखी हुई है तो बच्चा निकाल के रख लो, क्योंकि ये बहुत छोटा है। ये तो सिर्फ मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ। मैं समझती हूँ कि आपके पास वहाँ सामने है और आप अपनी जो नोटबुक है, यानी जो प्रिंट निकाल के रखा है, आप वहाँ पे फोकस करेंगे, वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, सामने वीडियो की तरफ कम ही देखा करो, मुझे सिर्फ सुना करो, है ना। जब मैं उदाहरण लिखती हूँ, और उदाहरण तो मैं इतना बड़ा लिखती हूँ कि आप लोगों को दिखेगा। ठीक, चलो ये लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुझे जरा एक प्रश्न बताइए, मेरे मन में थोड़ा सा एक प्रश्न आ रहा है, आप लोगों से मैं जानना चाहती हूँ, आप लोगों का टेस्ट करना चाहती हूँ। वाक्य यहाँ पे लिखा है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से आया हुआ है ये। धीरज का भाई प्रथम आया है, प्रथम आया है। ये वाक्य बिल्कुल ज्यों का त्यों मैंने लिया है, परीक्षा में ऐसे ही आया था। इस वाक्य में आपको क्या बताना है? प्रथम आया है, इस वाक्य में कर्ता कारक क्या है? ए ऑप्शन दिया है आपका धीरज, बी ऑप्शन है धीरज का भाई, सी ऑप्शन है भाई, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। जल्दी से बताइए, आंसर बताइए। प्रश्न दिया है, परीक्षा का प्रश्न है, धीरज का भाई प्रथम आया है, इस वाक्य में कर्ता कारक क्या है? ऑप्शन दिया है आपको धीरज, ऑप्शन दिया है धीरज का भाई, फिर ऑप्शन दिया है भाई, ऑप्शन दिया है कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। रितेश, अगर आपका आंसर डी है तो सच में ही आपकी तो पिटाई होनी चाहिए, क्योंकि डी आंसर की तो उम्मीद ही नहीं है, लेकिन आपने आंसर दिया डी। जल्दी से बताइए फटाफट से। इसमें अभी भी हमारे छात्र उल्टा सीधा आंसर दे रहे हैं, कुछ छात्र सही आंसर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ छात्र हमारे कंफ्यूज हैं। और जो छात्र कंफ्यूज हैं वो जरा ध्यान दें इधर। सबसे पहले मैं बताती हूं, इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर है सी, भाई। अब आप कहेंगे एकदम से, मैम ऐसे कैसे, प्रथम तो आया है धीरज का भाई, है ना। आपने बोलेंगे, देखो ध्यान रखना, कौन आया है प्रथम? मैं आपसे पूछती हूँ, कौन आया है प्रथम? आप कहेंगे मैम धीरज का भाई। अबे नहीं भाई, आपको ध्यान क्या देना है, का की के संबंध कारक होता है, इससे पहले वाला शब्द संबंध हो गया। धीरज तो कौन सा कारक है बाबू? संबंध कारक। और ये बचा, ये कौन है जी? ये कर्ता कारक है। एग्जामिनर ऐसे ही प्रश्न देता है, आप कहते हैं हमें तो आया ही नहीं कारक चिन्ह, मास्टर ने पढ़ाया नहीं, और दिमाग नहीं लगाते। दिमाग लगाइएगा। आपको अंदर से उछल रहा होगा, जिन छात्रों ने इसका आंसर बी दिया है उनको ये नजर नहीं आ रहा था क्या? ये नजर नहीं आ रहा था कि इसमें संबंध कारक भी घुसा हुआ है, तो कैसे होगा? संबंध कारक आ जाने की वजह से तो ऑप्शन ही कट जाएगा। आई बात ना समझ में? जब ये संबंध कारक से ऑप्शन कट जाएगा तो धीरज कहाँ से आ जाएगा भाई? फिर तो बचा क्या? भाई तो बचा। अरे प्रथम धीरज नहीं आया है, धीरज का तो भाई से क्या है? संबंध है। तो कर्ता कौन है उस वाक्य में काम करने वाला? जो है भाई है।
बात आई समझ में? चलो ऐसे ही। और जिन छात्रों ने गलत किया है ना, वो घूसा लगाओ अपने आप को। यहां सामने होते तो मैं जरूर लगवा देती, है ना। चलो आगे बढ़ो। तो ये बात आपको समझ में आ गई। नंबर 7, अधिकरण कारक। जल्दी से फटाफट करते हैं। अधिकरण कारक हमारा क्या कहता है? देखो ध्यान दीजिए, वाक्य में क्रिया का आधार, आश्रय या समय जिस पद से व्यक्त होता है, पूरे वाक्य को ना अंडरलाइन कर लेना। परीक्षा में कम से कम 3-4 बार आया हुआ है ये। आपकी परीक्षा में किस तरह से आया? 3-4 बार आपसे पूछा गया है कि वाक्य में क्रिया का आधार, आश्रय या समय जिस पद से व्यक्त होता है उसे क्या कहते हैं? अधिकरण। देखो बात को समझना, आधार आश्रय मतलब हो जाता है रहने का स्थान, ठीक है, आप इसके दिमाग में रखिए, रहने का स्थान। और समय मतलब जो समय को बताता है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, कहीं पर आपको पढ़ने को मिल सकता है कि अधिकरण कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्थानवाचक, कौन से? स्थानवाचक अधिकरण, लिख लेना इसको। और दूसरा कालवाचक, कालवाचक अधिकरण। परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए। वाक्य शुद्धिकरण में ये आता है। हमारे वाक्य शुद्धिकरण में वाक्य को आगे पीछे करके दे दिया रहा होता है, ठीक है। जल्दी से ध्यान दीजिए यहाँ पर। अगला तो हमने यहाँ पर देख लिया, यानी जो हमारा अधिकरण है 2 प्रकार का हो गया, स्थानवाचक अधिकरण और कालवाचक। कहने का मतलब यह है, अधिकरण हमें क्या बताता है? क्रिया का स्थान क्या है और क्रिया का समय क्या है। क्रिया का स्थान क्या है और क्रिया का समय क्या है, ये हमें बताता है क्या? अधिकरण कारक। तो बस इतना ही दिमाग में रखना है कि जब वाक्य में क्रिया का स्थान और समय दिया होगा वो क्या कहलाएगा? अधिकरण कहलाएगा। हमारे जो अधिकरण कारक चिन्ह हैं ये में और पर होते हैं। में और पर, में और पर लगाने का एक छोटा सा नियम है, पॉइंट है जो लिख लीजिए। जब हम में का प्रयोग करते हैं, में हम वहां लगाते हैं जब कोई वस्तु कम से कम 3 ओर से घिरी हुई होती है, तो वैसी जगह पर हम में का प्रयोग करते हैं। आप चाहो यहाँ पे लिख लो अपने शब्दों में, कम से कम 3 ओर से घिरे होने पर में का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं, आपने देखा होगा, अरे भाई तू आ जा, मैं घर पर ही हूँ, ऐसे बोलते हैं ना, वाक्य गलत है। घर पर ही नहीं, घर में ही हूं। तो घर में लगाना चाहिए और ये वाक्य शुद्धिकरण में आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मान लो हम कहते हैं, तो इसके साथ कुछ ऐसी चीज होती है, जैसे मान लो अगर आपने वाक्य देखा कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो आप कहेंगे कि मैम आकाश से कैसे घिरा होगा, ठीक है। या जैसे हम कहते हैं कि घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, तो मैदान पर दौड़ रहा है, अगर हम ऐसे बोलें तो गलत हो जाता है। घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है तो मैदान में लगता है। तो है तो यहाँ पे चीज़ ये कि ये घिरा हुआ है, लेकिन ये सेंस हमको समझ में नहीं आता। और ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो परीक्षा में आते हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। हमेशा ध्यान रखना, अगर आकाश शब्द आ जाए तो आकाश में लगा देना, है ना, आकाश में, मैदान में। तो इसलिए मैं सीधा लिख देती हूँ कि अगर कभी आपको गलती हो, एक आता है कोने में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोने में, ठीक है। इस तरह से कुछ हमारे ऐसे शब्द होते हैं कि में का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे, तो ये आपको दिमाग में रखना है। ऐसे इसके अलावा और कहाँ पे होता है, जो किसको बता रहा है? समय को बता रहा है, स्थान को बता रहा है। जैसी सिचुएशन होगी, तो 3 ओर से घिरा हुआ होगा तो में लगाएंगे। और अगर पर का प्रयोग कहाँ करेंगे? जो 3 ओर से खाली होता है वहां पर का प्रयोग करते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पे, 3 ओर से, कम से कम 3 ओर से खाली होता है या खुला होता है, वहां पर का प्रयोग करते हैं। अब आप मुझे बताइएगा, जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि बस में या बस पर, तो आप कहेंगे कि मैम बस में। लेकिन अगर हमने बस पर लिख दिया ना, तो सेंस चेंज हो जाएगा। आपके दिमाग में क्या जाएगा? बस की छत पर, है ना, मतलब वहां पे तो क्या हो जाएगा? 3 ओर से खुला हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से मैं कहूंगी कि घुड़सवार घोड़े पर बैठा है या घोड़े में बैठा है, तो आप कहेंगे घोड़े पर बैठा है।
साइकिल में बैठा है या साइकिल पर, तो साइकिल पर क्योंकि वो खुला है। कार में बैठा है या कार पर, तो कार में बैठेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि जो खुला है जिसमें कोई सीमा नहीं है बाहर कम से कम 3 ओर से, तो वो पर के लिए आएगा। समझ गए? चलो इसमें ना कुछ उदाहरण लिख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण लिख लीजिए। कैसे हम लिखेंगे? जैसे लिखिए, मान लो हम एक उदाहरण लेते हैं कि मछली जल में रहती है। मछली जल में रहती है। अब जल में रहती है, जल चारों तरफ से घिरा रहता है। ठीक है। बंदर पेड़ पर बैठा था। वाक्य लिख लिए, आकाश में बादल छाए थे। आकाश में बादल छाए थे। अब देखो यहाँ पे बादल छाने का स्थान बता रहा है आकाश। ठीक है, वाक्य लिखो, तुम बैठो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। तुम बैठो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। यहाँ पे मिनट में समय को बता रहा है, यहाँ स्थान को बता रहा है, स्थान को बता रहा है, स्थान को बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा क्या होगा? अधिकरण होगा। ठीक है, तो ये हमारा अधिकरण कहलाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं। कभी कभी नीचे देखना, अगर ये लिख लिया हो तो ठीक है, नहीं लिखा हो तो रोक के लिख सकते हैं आप लोग। शून्य अधिकरण कारक चिन्ह। यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी हमारा जो कारक चिन्ह होता है, मतलब अधिकरण जो होता है, एक अधिकरण ऐसा होता है जिसमें हमारा कारक चिन्ह नहीं लगा होता। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, तो वहां पे इसमें भी क्या होगा? शून्य अधिकरण कारक चिन्ह कहलाएगा। जैसे हम वाक्य लिख लेते हैं। मान लो हमने उदाहरण लिया कि दीपक अगले साल घर जाएगा। वाक्य लिखा आपने, दीपक अगले साल घर जाएगा। ठीक है, एक और वाक्य लिखिए। जैसे हमने कहा कि तुम घर घर क्यों घूम रहे हो? तुम घर घर क्यों घूम रहे हो? एक बात और ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है, ये जो हमारा अधिकरण कारक है, जिसे हम शून्य अधिकरण कारक चिन्ह की बात कर रहे हैं, यानी जिसका शून्य अधिकरण कारक चिन्ह होता है, जैसे कहा है अगले साल, तो ये किसको बता रहा है? समय को बता रहा है। तुम घर घर घूम रहे हो, इसके साथ कारक चिन्ह नहीं आया। तो कई बार ऐसा होता है कि ये वाक्य, ये जो शब्द हैं हमारे, ये क्रिया विशेषण में आ जाते हैं, जो किसको बताते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण या कालवाचक क्रिया विशेषण को बताते हैं। तो कई बार कुछ विद्वान हमारे इनको क्रिया विशेषण में भी रख देते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कभी ऐसा वाक्य आ जाए जिसमें अधिकरण कारक तो दिया हो, लेकिन अधिकरण कारक का कारक चिन्ह न हो और उसमें आपसे क्रिया विशेषण पूछे, तब आप इसको क्रिया विशेषण में रख सकते हैं। ठीक है, हालांकि अभी तक की ऐसी किसी परीक्षा में मैंने कोई प्रश्न नहीं देखा है, बट फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्योंकि एक प्रश्न आया था, ऐसे ही दिया हुआ था, समय के लिए दिया हुआ था कि तुम
कल कब तक आओगे, इस तरह से। और उसमें कल जो शब्द था उसको दिया गया था क्रिया विशेषण के रूप में। ठीक है, तो ऐसा एक प्रश्न आया हुआ था, ये नेट में, शायद नेट की परीक्षा में आया था, तो इसलिए मैंने बता दिया कि कभी रिपीट होने की संभावना है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी अगर आपको समय या स्थान को क्रिया विशेषण में देखना पड़े तो आप ये चीज देखिएगा कि अगर उसके साथ अधिकरण का कोई कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में हम उसको क्रिया विशेषण के अंदर रख सकते हैं। लेकिन अगर उसमें कारक चिन्ह लगा है में या पर, तो वो किसी भी कंडीशन में क्रिया विशेषण नहीं होगा। ठीक, अभिकारी शब्दों के अंदर नहीं आएगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं नंबर 8। नंबर 8 हमारा क्या कहता है? संबोधन कारक। देखो, सीधा सिंपल सरल एकदम। संबोधन, जब हम किसी को संबोधित करते हैं, ठीक है, जब हम किसी को पुकारते हैं, तो संज्ञा के जिस पद से किसी को पुकारने, किसी को बुलाने या सावधान करने अथवा संबोधित करने का बोध होता है, सारे शब्द इसमें लिख दिए गए, उसे हम क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। इसके साथ आने वाला कारक चिन्ह संबोधन कारक चिन्ह कहलाता है और इसका कारक चिन्ह हे, अरे, सुनो, अजी आदि होता है। ठीक है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। और दूसरी चीज इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो लिखी है कि संबोधन कारक का प्रयोग वाक्य में सबसे पहले होता है तथा इसका कारक चिन्ह कारक के पहले लगता है। यानी अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हमको पता था कि ये होता था कारक चिन्ह और कारक चिन्ह से पहले यहाँ पे हमारा कारक होता था। लेकिन संबोधन कारक क्या होता है? पहले होता है इसका कारक चिन्ह और इसके तुरंत बाद इसका कारक होता है। कैसे? उदाहरण से समझो। जैसे मान लो हमने उदाहरण लिखा, अरे बच्चों, तो अरे ये हो गया इसका कारक चिन्ह। ठीक है, यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे हम, अरे बच्चों। बच्चों के बाद या तो कॉमा लगाओ या विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाओ, लगाना पड़ेगा क्योंकि संबोधन के लिए लगाना पड़ता है। अरे बच्चों, बिजली के तार से दूर रहो। दूर रहो। दूसरा वाक्य, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ठीक है, ये इस तरह से लिखा जाता है। और आप इसे लिख सकते हैं कि अरे और हे, ये क्या है? संबोधन कारक है। क्या है ये? संबोधन कारक चिन्ह। और बच्चों और प्रभु, ये दोनों क्या है? कारक, संबोधन कारक। ठीक, ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये है आपका कारक, यानी इतना सा आपका कारक था। अब इसके बाद ये उतार लीजिए। अब इसके बाद आपको एक दो पॉइंट और समझाती हूं जो कारक चिन्ह से संबंधित हैं। कारक चिन्ह से संबंधित प्रश्नोत्तर आपको मिल जाएंगे, वो आपको अभ्यास करना है उनका। ठीक है, और एक दो बातों का हमेशा ध्यान रखना है। अब जैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक, तो शॉर्ट ट्रिक की तरफ देख लेते हैं, कैसे आपको दिमाग में रखनी है इसकी शॉर्ट ट्रिक। मैंने आपको बताया था, कहा था, समझाया था कि आपको जो याद रखना है वो इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग ही याद रखना है, जैसे मैंने आपको बताया। राइट? कैसे? जो कारक चिन्ह है इनको अपने दिमाग में ऐसे याद रखना है, कर्ता मतलब काम को करने वाला, जो वाक्य में क्या करता है? काम को करता है। ठीक है, कर्म जिस पर वाक्य का प्रभाव पड़ता है, इतना याद रखना है। लेकिन पहचान किससे करनी है? क्या और किसको से। करण क्या है? करण है जो कारण, साधन, माध्यम को बताता है। इसकी पहचान के लिए क्या करना है? से हटाकर के द्वारा लगाकर देख लेना है। राइट? संप्रदान क्या है? उद्देश्य।
ये उद्देश्य को बताता है। संप्रदान जो है वो किसको बताता है? उद्देश्य को बताता है, जिसका कारक चिन्ह के लिए होता है, लेकिन कभी कभी को कारक चिन्ह भी होता है। लेकिन अगर को कारक चिन्ह संप्रदान है या नहीं, इसका पता आप क्या करेंगे? को हटाकर के लिए लगाकर देखेंगे। वाक्य अगर सुंदर सटीक लगता है, इस पर वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तब तो वो क्या होगा? संप्रदान होगा। अन्यथा अगर वाक्य का भाव चेंज होते नजर आता है तो वो कारक, वो जो को होगा, फिर वो क्या होगा? कर्म होगा। समझ गए? इसके बाद अपादान। अपादान में क्या दिखाना है? अलग होना और तुलना। ठीक है, अलग या पास, अलग से पास जुड़ा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। मैं बार बार इस बात को इसलिए बोलती हूँ कि कम से कम शब्द याद रखेंगे, समझेंगे ज़्यादा। तो हमें जरूरी नहीं कि अलग, पास और तुलना याद रखें, सिर्फ अलग से याद रख लें तो पास अपने आप उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो अलग होना और तुलना ये दिखाता है क्या? अपादान। संबंध क्या है? संबंध के लिए हमें एक बात याद रखनी है, वाक्य में आपको का की के जहां पर दिखे, वाक्य में क्या दिखे? का की के, वो ही क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा। अब मुद्दा उठता है कि मैम आपने बताया रारी रे और नानी ने, इनका ये कहाँ पे है, ये कैसे मिलेंगे? तो याद रखिएगा कि ये रारी रे और ना नी ने, ये क्या है? ये आपको सर्वनाम में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? सर्वनाम में। जब आप सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, कैसे? जैसे मेरा, मेरी, मेरे। तो जब आप किसी मैं के साथ रारी रे यानी संबंध बनाते हैं तो मेरा, मेरी, मेरे बन जाता है, तो उसी को कहते हैं रारी रे। यानी अब जैसे कहते हैं ना, ये मेरा भाई, तो मेरा भाई तो संबंध दिखा रहा है ना, तो इस तरह से। और उसके बाद नानी ये कहाँ आता है? तो वो ऐसे आता है जैसे अपना, आपके साथ लगाने पर, अपना, अपनी, अपने। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया नानी ने, ये इसमें हो गया। बात आई समझ में? तो इसलिए अब ये वाली चीज तो आपने याद कर ली, तो सर्वनाम वाली चीज को तो दिमाग में रख लो, एक बार आपने समझ ली। अब इसको लिखना विखना नहीं है, लिखना चाहते हो तो अलग लिखना, यहाँ पे नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपको दिमाग में क्या रखना है यहाँ पर याद? आपको दिमाग में रखना है संबंध कारक के लिए काकी के। ये जो काकी के दिया हुआ है, ये क्या है? संबंध को दिखाता है। ठीक, इसके बाद आप आते हैं अधिकरण पे। अधिकरण किसको दिखाता है? अधिकरण दिखाता है स्थान को और समय को। अधिकरण किसको दिखाता है? समय को और स्थान को, इतना याद रखना है। और संबोधन क्या है? किसी के पुकारने को, जैसे हे, अरे, अजी। ये बात आपको समझ में आ गई? ये है आपका अपादान। ये इतने से, इतना सिंपल है, इतना सरल है, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। अब बात करते हैं, जैसे मान लो आजकल क्या आ रहा है, वाक्य आया, वाक्य दिया हुआ था कि वह टेलीफोन पर बात कर रहा है। इस वाक्य में अब मैं इसको रेखांकित कर रही हूं। ठीक है, रेखांकित किया। ठीक है, इस वाक्य में, या कहें, सीधा कहें, रेखांकित शब्द का कारक बताओ। ऑप्शन दिया है आपको, ए ऑप्शन अपादान, बी ऑप्शन अधिकरण, सी ऑप्शन करण, और डी ऑप्शन
संबंध। बताइए। प्रश्न है, वह टेलीफोन पर बात कर रहा है, रेखांकित शब्द का कारक बताओ। ऑप्शन दिया है आपको, पहला अपादान, दूसरा ऑप्शन दिया है अधिकरण, तीसरा ऑप्शन दिया है करण और चौथा ऑप्शन दिया है संबंध। बताइए जल्दी से, फटाफट फटाफट से बताइए। चलिए, आप में से कुछ छात्रों ने इसका आंसर सही दिया है, लेकिन फिर भी किसी छात्र ने गलती कर दी है। और देखो, जिस छात्र ने गलती करी है, ध्यान दें, यहाँ पर बालक बी ऑप्शन नहीं होगा। आप इस पर को देख रहे होंगे, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बात समझाई थी। ये कहा था कि आजकल के टाइम में इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं कि कारक चिन्ह से आप सही आंसर दे ही नहीं सकते। हालांकि ये गलत है, हालांकि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वाक्य गलत है, वाक्य गलत है। अब वाक्य गलत वाक्य देकर एग्जामिनर अगर हमारे ज्ञान को टेस्ट करने की कोशिश करेगा तो ये वाकई में ही गलत चीज है। लेकिन क्या करें, चलन ऐसा है, हम कुछ नहीं कर सकते। परीक्षा में प्रश्न आएगा, वो आपसे प्रश्न करेगा, आपको उत्तर देना पड़ेगा। अगर प्रश्न गलत भी है तो उसको पूछने वाला कोई नहीं है, आप किससे लड़ेंगे? तो आप अपने आप को स्मार्ट बना लीजिए, क्योंकि वो आपको गलत प्रश्न दे रहा है तो आपको इसे सही करना है। पहली चीज, अगर यही वाक्य अगर वाक्य शुद्धिकरण में आ जाए तो सीधा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि टेलीफोन पर नहीं होगा। ये टेलीफोन क्या है? बात करने का साधन है। क्या है टेलीफोन? बात करने का साधन। तो टेलीफोन, वह टेलीफोन से बात कर रहा है, ये होना चाहिए। और जैसे ही आपको पता चलेगा कि यहाँ पर नहीं, यहाँ से कारक चिन्ह होना चाहिए, तो आपको इसके क्या, किसका पता चल जाएगा? कारक का पता चल जाएगा। तो जब आपको नहीं पता चलता है तो इतना ध्यान रखिए कि जो क्रिया हो रही है वो क्रिया किस लिए हो रही है। तो ये बताओ कि जब आपने यहाँ पे देखा वाक्य कि वह टेलीफोन पर बात कर रहा है, तो आपको देखना चाहिए कि जो बात कर रहा है, क्या वो बात करने के स्थान को बता रहा है या वो बात करने के समय को बता रहा है? तो दोनों में से कोई सा नहीं बता रहा। तो जब दोनों में से कोई सा नहीं बता रहा तो अधिकरण बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अधिकरण क्या बताता है? स्थान या समय को बताता है, ठीक है, या आधार को बताता है, आश्रय को बताता है। अब तो ये बता क्या रहा है? तो ये बता रहा है साधन। क्या बता रहा है? साधन। वो किसके माध्यम से बात कर रहा है? तो साधन को बता रहा है। तो साधन के लिए हमारा क्या होगा? करण होगा, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं और आप इन चीजों को ध्यान नहीं दे पाते। आप लोगों ने कारक चिन्ह पढ़े हैं, किताबों से पढ़े हैं, आपको अच्छे से समझ में आते थे भी, लेकिन फिर भी आपका प्रश्न क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपने उसको इस नज़रिए से नहीं देखा था, इसलिए गलत हो गया। आप सही थे, आपने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन एग्जामिनर ने आपको घुमाया था, इसलिए आपका गलत हो गया। तो ध्यान रखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, अगर प्रश्नों से ही आप पढ़ाई करोगे, केवल प्रश्नों से पढ़ाई करोगे तो सफल नहीं होगे। इसलिए आपको थ्योरी को भी सीखना होता है। थ्योरी को सीखने के बाद शॉर्ट ट्रिक बनाओ, शॉर्ट ट्रिक बनाने के बाद प्रश्नोत्तर करो, प्रश्नोत्तर का अभ्यास करने के बाद दुनिया जीत लो। चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। कारक चिन्ह आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, तो आज इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं कल को अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। चलिए। एक स्टूडेंट का यहाँ पे डाउट आ गया है। तो ये कहा है कि मैम प्रश्न 5 में करण कारक में क्यों नहीं होगा? मैम साधुओं के कारण ही बुद्धि सुधर रही है, करण या नहीं? पहले हम प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है, क्या है। पहले प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि क्या कह रहे हैं आप।
प्रश्न संख्या 5 की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। ठीक है, संगति से, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो देखो, आपको कैसे इसको समझना है कि साधुओं की संगति से, अब जो बुद्धि सुधरना है, सुधरने का कारण क्या है? सुधरने का कारण यहाँ पे संगति है। तो ये किसको दिखा रहा है? ये संगति कारण को दिखा रहा है, उस माध्यम को दिखा रहा है। जैसे हम इसे और देख सकते हैं कि साधुओं की संगति के द्वारा बुद्धि सुधरती है, तो भी हमारा ये वाक्य सही हो जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो आपका ख ही होगा। तो आप यहाँ पे क्या दिक्कत है आपकी? क्या आंसर की में इसका कुछ और आंसर दे रखा है? अगर कुछ और आंसर दे रखा है तो उसको सही कर लेना। ठीक है, आलोक कुमार कह रहे हैं कि मैम अक्षर और शब्द में अंतर स्पष्ट कर दीजिए। देखो बालक, ये चीज मैंने आपको वर्णमाला में पढ़ा दी है, और अगर आपने वर्णमाला में अभी तक नहीं पढ़ा है, या तो वर्णमाला की क्लास नहीं ली है और आप यहाँ वहाँ के क्वेश्चंस को यहाँ पूछ रहे हैं, ये तो फिर बिल्कुल अलग ही हो जाता है ना। तो इस बात का ध्यान रखा करिए, जो प्रश्न जहाँ का है वहाँ पूछिए। सीधा सिंपल सा है। शब्द क्या होता है? मैंने आपको बताया है, शब्द के अंदर सार्थक अर्थ होता है, सार्थक अर्थ। ठीक है, अक्षरों का वैसा समूह जो सार्थक अर्थ देता है वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और अक्षर क्या होता है? स्वर और व्यंजन का समूह, या कहें वर्णों का ऐसा समूह जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वो एक आघात में उच्चारित होते हैं। हम कह सकते हैं, जैसे मान लो ये हमारा क है, ये एक अक्षर है क्योंकि इसमें ये है व्यंजन और ये है इसका स्वर। ठीक है, इस तरह से। बाकी पूरी डिटेल मैंने कई बार आपको बताई है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मैम धर्माधर्म कौन सा समास है? दिगु, देखो आप ऐसे समझो, धर्माधर्म मतलब धर्म और अधर्म। तो धर्म और अधर्म एक दूसरे के क्या हो गए? विलोम हो गए। और विलोम कहाँ पे आएगा? द्वंद्व में होता है, द्वंद्व में। ठीक है, इस तरह से समझना है। मैंने आपको हर चीज बहुत क्लियर समझाई है बच्चा। आप उन पॉइंट को अपने आप ला के रखा करिए जो है। यहाँ पे कमल कुछ पूछ रहे हैं कि नील लोहित में कौन सा समास है? देखो, नील लोहित ये शब्द क्या है? मैंने पहली बार सुना है, मैं तो नहीं समझ पा रही कि नील लोहित क्या है। ठीक है, तो आप अगर इसका अर्थ मुझे बता सके तो मैं इसको बताऊंगी। मैम देवर का स्त्रीलिंग क्या होगा? देवरानी या देवराइन? क्या बोल रहे हैं? हाँ, देवरानी या देवराइन। तो देवराइन होता है। ठीक है, और दूसरा ये शब्द ऐसा है कि ये हमारी बोलियों के आधार पर हर जगह अलग अलग होता रहता है। अगर हम हिंदी की बात करेंगे, जैसे मानक हिंदी की, तो देवराइन हम कहते हैं, आइन प्रत्यय लगाकर उसमें बनाते हैं। ठीक है, तो वो आप भी मान लीजिएगा। बाकी बोली के आधार पर तो सबका अलग अलग रहता है। ठीक है, मैंने फिर बताया कमल, मैंने कहा है नील लोहित आप क्या कह रहे हैं? ये शब्द ही मैं नहीं समझ पा रही हूँ। जब शब्द मेरी समझ में नहीं आया है तो आप इसका मैं वो क्या बताऊं समास? मैम विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी में समास नहीं है बालक। विद्यार्थी शब्द जो है वो संधि से बना हुआ है। ठीक है, अगर आपको ऐसा किसी ने पढ़ा दिया है कि विद्यार्थी में भी समास घुसा दिया है तो फिर उस व्यक्ति को हिंदी नहीं आती। ये बात ध्यान रखिएगा, या जिस किताब में इस तरह से दो, क्योंकि विद्या प्लस अर्थी से मिलकर बना हुआ है विद्यार्थी शब्द। ठीक है, अर्थी का मतलब होता है इच्छा रखने वाला, और विद्या मतलब विद्या। जो विद्या की इच्छा रखने वाला है विद्यार्थी कहलाता है। ठीक, संधि शब्द से मिलकर बना है। और पूछो जल्दी से डाउट, अगर किसी को पूछना है डाउट पूछिए, डाउट पूछ लीजिए। मैं भूल गई थी कि आप लोगों का डाउट भी लेना है, मैंने बोला था। जल्दी से पूछिए जिसका जो भी डाउट है।
मैम 15 भी बता दीजिए। चलो 15 भी बता देते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। वह 2 मिनट में आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखो, वह 2 मिनट में आएगा, कारक यहाँ पे पूछ रहा है, मैं है, मिनट मतलब समय को बता रहा है, क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। ये मैंने बताया ही है, क्या दिक्कत है इसमें? ये भी आंसर गलत है क्या? ठीक है, 15 का क्या हो जाएगा? अधिकरण, जो समय को बता रहा है। आगे बताओ। कर्मधारय में उपमा उपमेय ठीक से समझ नहीं आ रहा है। देखो बालक, ये बात हमेशा ध्यान रखो, उपमा उपमेय क्या होता है? उपमेय के अंदर जैसे भी आप देखेंगे जो उपमान होता है, सॉरी, उपमेय और उपमान होता है, ठीक है, आप गलत लिख रहे हैं, उपमा नहीं, उपमान और उपमेय। तो आपको हमेशा याद रखना है, उपमेय का मतलब होता है मुख्य वस्तु जिसके विषय में बात की जा रही है, और उपमान क्या होता है? जिससे उसकी तुलना की जा रही है। तो आप ऐसे समझिए, ये जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, ये ट्रिक आपकी 90% काम करेगी। जैसे मानव और मानव शरीर, जो मानव के शरीर के अंग हैं, यदि इनके नाम आते हैं तो वो उपमेय के अंदर रखिए। और जब कभी जो प्रकृति के द्वारा बनाई हुई चीजें हैं उससे उसके बारे में बात की गई है, यानी मानव शरीर अंगों की, तो जो प्रकृति के द्वारा बनाई हुई चीजें हैं वो उपमान में आती है। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, हमने कहा कमल नयन, तो कमल नयन शब्द में नयन क्या है? मानव शरीर है, ठीक है, मानव शरीर का अंग है, और कमल क्या है? प्रकृति का बनाया हुआ। इसी तरह से जैसे हम कहते हैं मीनाक्षी, तो मीनाक्षी कहते हैं तो मीन की अक्ष वाली, यानी अक्षी मतलब मीन के समान, अक्षी आंख, ठीक है, अक्षी का मतलब क्या हो गया? आंख, तो ये क्या हो गया? शरीर का अंग हो गया, और मीन मतलब मछली, ठीक है। इसी तरह से जैसे हम कहते हैं, मान लो शब्द आता है क्रोधाग्नि, तो क्रोधाग्नि में हमने देखा कि क्रोध क्या है? मानव का भाव है, मानव का क्या है? एक एक्सप्रेशन है, भाव है, और अग्नि क्या है? ईश्वर की बनाई हुई है, तो क्रोधाग्नि, तो ये शब्द आपका आ गया। इसी तरह से जो शब्द आपके देखने को मिलते हैं जो उसके अंदर आते हैं, जैसे मान लो हमने अष्टभुज भी कहा, सॉरी, तो जैसे अष्टभुज, तो ये 8 भुजाएं हो जाती हैं, मतलब ये इसमें उपमेय उपमान नहीं है, ये बात ध्यान रखिए, ऐसे अंतर कर सकते हैं। या जैसे पंचानन कहते हैं, 5 आनन, तो 5 आनन, इसमें उपमेय उपमान नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि 5 संख्या है, ये कोई ऐसी प्रकृति की बनाई चीज नहीं है जिससे उसका कंपैरिजन हो रहा है या उससे तुलना हो रही है। तो ऐसे बात को समझना है आपको, ठीक है। जैसे कहते हैं घनश्याम, तो श्याम मतलब श्याम कृष्ण के लिए आया है, मानव शरीर पूरा हो गया, उसकी तुलना किससे हो रही है? घन माने बादल से हो रही है ना, प्रकृति के द्वारा बनाई हुई। तो ऐसे आप देख सकते हैं। चलिए, लाकृति में कौन सी संधि है? बालक देखो, ये लाकृति में संधि और इस तरह की चीजें जो है ये संस्कृत का पार्ट है, और मैं आपको संस्कृत नहीं पढ़ाती, राइट। आदि और इत्यादि का प्रयोग कब करते हैं? आदि और इत्यादि, इन सब का मतलब, इन दोनों का मतलब ही होता है इसके जैसी और भी चीजें। आदि शब्द जो है, आदि का मतलब शुरुआत होता है, और कई बार हम इसके लिए भी कर देते हैं कि इस तरह की और चीजें। आदि के 2 अर्थ हो जाते हैं अलग, और इत्यादि मतलब इसके जैसी और भी चीजें। और इस तरह के शब्दों का अर्थ, ये डाउट है आपके? बताइए, आप लोग अपना भी समय नष्ट करते हो और मेरा भी। अगर आप लोग सच में मेरी नोट्स को पढ़ेंगे ना, जो मेरे नोट्स दिए हुए हैं, अगर एक बार उनको अच्छे से देख लो ना, तो आपको मुझे डाउट पूछने की जरूरत नहीं है। ये इस तरह के शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, या एक जैसे शब्द जिनमें अंतर हो, या पर्यायवाची ऐसे शब्द जिनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है अलग, ऐसे शब्द आपकी शब्दावली के अंदर दिए हुए हैं सबसे लास्ट में। अगर आपने किताबें खोल कर देखी होंगी तो आपको सारी चीजें पता चलेंगी, है ना। आपके जेन्युइन तो डाउट होते नहीं है। मैं सच बताऊं, मैं इस वजह से भी डाउट के लिए थोड़ा अलग रखती हूँ, क्योंकि जिस समय आप लोग जैसे डाउट पूछते हैं वो ऐसे डाउट पूछते हैं, या तो मैं उसको क्लास में बता चुकी होती हूँ, एक बार नहीं कई बार बता चुकी होती हूँ। आप चीज़ों को सुनते नहीं हैं, आप चीज़ों को देखते नहीं हैं, या तो आप पड़ोसी से बात करने में मग्न रहते हैं, या फिर आप
मेरी बातों को कम सुनने में इधर उधर करते रहते होंगे अपने दिमाग को, और इसलिए उस समय वो बातें निकल जाती हैं और फिर बाद में जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो दिमाग आपका चलता है कि अब हमें डाउट है। लेकिन मैंने यहाँ पर अक्सर ये देखा है कि जो छात्र रियल में हिंदी को अच्छे से पढ़ते हैं मेरे साथ, या कहें अच्छे छात्र जो सीरियसली अपनी पढ़ाई को पढ़ते हैं, वो हमेशा मुझे एक ही बात कहते हैं कि मैम डाउट तो मन में बहुत सारे उठते हैं, लेकिन आप पढ़ाते समय उन्हें क्लियर कर देती है। हम सोचते हैं कि इस टॉपिक में हम डाउट पूछेंगे, लेकिन टॉपिक जैसे जैसे ख़त्म होता जाता है हमारे सारे डाउट ख़त्म हो जाते हैं, सारे डाउट हमारे आ जाते, क्लियर हो जाते हैं। तो मैं पढ़ाती उस तरह से हूँ, लेकिन आप लोग ऐसे, इनको आप डाउट कहते हैं, ठीक है। कि जैसे अब ये देखो यहाँ पे कमल ने लिखा है कि नीला और लाल, तो देखो अगर आपका ये आपको इतना पता है कि नील और नील लोहित ये शब्द दिया है, आपको इसका अर्थ पता चल गया नीला और लाल, तो नीला और लाल आप इनको विरोधी में रख सकते हैं, विलोम में रख सकते हैं, और जब विलोम में आ जाएंगे तो विलोम के लिए कौन सा आपका समास है ये आपको नहीं बताया क्या मैंने, हाँ, तो आप अपने आप से बना सकते हैं, बता सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो मैम विद्यार्थी में समास पूछेगा और नॉन ऑप्शन ना हो तो कौन सा समास चूज करेंगे? बालक, मैं आपको एक बात बताती हूँ, सबसे पहली चीज़ तो विद्यार्थी में समास नहीं है, इस तरह का कोई प्रश्न नहीं है। और अगर इस तरह का किसी ने कोई प्रश्न बना के रख रखा है कि ये फलनी परीक्षा में आया है, तो उसके ओरिजिनल पेपर को एक बार चेक कर लेना कि वाकई में ही आया है या नहीं आया है। क्योंकि मैंने मार्केट में ऐसे बहुत सारी चीज़ों को देखा है, बहुत सारे वाक्यों को ऐसा देखा है, मतलब प्रश्नों को, कि लोग अपने मन से मनगढ़ंत बना देते हैं और उसको बता देते हैं कि ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। तो ये भी चेक कर लेना, क्योंकि विद्यार्थी शब्द में जब समास होता ही नहीं है तो एग्जामिनर क्या पूछेगा, समझ गए ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर आप इसका समास भी लगाएं तो भाई देखो, लगाओ, आप समास विग्रह करो। विद्यार्थी का मतलब क्या है? विद्या की इच्छा रखने वाला। अब विद्या की इच्छा रखने वाला, इसमें आपका कोई सा समास फिट नहीं बैठ रहा। अर्थात तो आप नहीं लगा सकते कि विद्या की इच्छा रखने वाला विद्यार्थी अर्थात विद्यार्थी, ऐसे तो नहीं कर सकते, है ना। तो समास विग्रह जब इसमें समास, अगर तत्पुरुष समास भी हम लेंगे तो उसमें जो समास विग्रह है हमारा, उसमें हमारा कोई ना कोई कारक चिन्ह आना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा है। या आप कह सकते हो कि जैसे दिया है कि विद्या की इच्छा रखने वाला, तो विद्या के बाद आ रहा है की आ रहा है, तो तत्पुरुष समास लगा सकते हो अगर लगाना ही है तो। मतलब वो कहता है ना जबरदस्ती वाली बात, ये जबरदस्ती वाली बात में है, तो फिर आप इसको संबंध कारक, संबंध तत्पुरुष समास के अंदर रख सकते हो, ठीक है। अगर आ जाए ऐसा प्रश्न तो इसको रख लेना संबंध तत्पुरुष समास में, राइट। लकड़ी को द्रव्य में आय की जातिवाचक, पूरा लिखा करो, आप लोग आधा अधूरा लिखते हो। देखो लकड़ी शब्द जो दिया है, अगर आप इसको लिखेंगे तो आपको वाक्य की प्रकृति पर ध्यान देना होगा। अगर मान लो ऐसा वाक्य दिया हो कि इस फर्नीचर को बनाने में कई प्रकार की लकड़ी का प्रयोग किया गया है, तो कई प्रकार की दे दी, तब तो आप उसको जातिवाचक में रखेंगे। और अगर खाली ऐसे ही दे दिया कि लकड़ी शब्द बताइए, आप इसको किस में रखेंगे, तो आप उसको ठोस के अंदर रखते हुए फिर आप द्रव्यवाचक के अंदर रखिएगा, समझ गए। चलिए, राकेश कुमार आप कह रहे हैं लाकृति में संधि। बालक मुझे एक बात बताइए, आपको लाकृति शब्द होता क्या है? अगर ये संस्कृत में है तो संस्कृत में मैं नहीं जानती, अब कोई छात्र इसमें आंसर दे रहा है कि इसमें दीर्घ स्वर संधि है। बालक दीर्घ स्वर संधि अब कैसे है वो आप यहाँ पर मुझे समझा दीजिए। मैं पहले ही कह रही हूँ हिंदी में इस तरह की कोई संधि नहीं होती है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप मत पूछिए। ये जो भी होती है संस्कृत में होती है। अगर आपकी परीक्षा में संस्कृत से संबंधित इस तरह के कोई प्रश्न आते हैं तो आप संस्कृत व्याकरण को देखिए। मैंने आपको पहले बता दिया, हिंदी में जितना होता है, जो होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, राइट।
मैम रियल में कैसे पूछना कि किस शब्द में समास होता है, किस में समास नहीं होता है, प्लीज डीप में बताएं। देखो, जैसे आप पढ़ रहे हो किसी भी शब्द को, मैंने आपको समास के 6 पॉइंट बताए हैं कि समास में आपको इन चीज़ों को समझना है। जैसे सबसे पहले तो देखो, आप इस डीप की तरफ चलो। जब आप लोगों को मैंने शब्द बताए थे, ये संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, तो उससे पहले मैंने आपको कहा था, एक शब्द पढ़ाया होगा, शब्द निर्माण। और शब्द निर्माण में शब्दों का वर्गीकरण बताया था। वर्गीकरण में आपको कहा था कि रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के शब्द हैं, जिसमें रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ था। और रूढ़ शब्द का मतलब होता है जो किसी की मदद से नहीं बने होते हैं, जो अपने आप बने होते हैं, अगर उन्हें हम तोड़ें तो वो अपना अर्थ खो देते हैं। ठीक है, अलग अलग परिभाषा। कहने का मतलब है, उनको अगर हम सिंपल दें कि वो अपने आप से बने हैं, उनके अंदर कोई जो जितने भी शब्द हमारे रूढ़ शब्द होते हैं उसके अंदर कोई संधि, समास या उपसर्ग प्रत्यय नहीं होता। अब बात करते हैं दूसरा यौगिक शब्द की। तो यौगिक शब्द योग से मिलकर बनते हैं। योग मतलब किन्हीं 2 शब्दों के योग से, या एक शब्द उपसर्ग के योग से, या एक शब्द प्रत्यय के योग से। ठीक है, या फिर 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। जैसे हमने कहा राजकुमार, तो राजा का कुमार, तो इसमें राजा का कुमार, ये 3 शब्द हो गए, यानी 2 से अधिक हो गए। तो अब ये जब हमने अलग तरीके से इनको 4 तरीके से बांटा, तो ये यौगिक जो है, जिसमें कुछ तो संधि विधि से बनते हैं, कुछ उपसर्ग विधि से बनते हैं, कुछ प्रत्यय विधि से बनते हैं, और कुछ हमारे समास विधि से बनते हैं। इन चारों विधि से बनने में कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जिनमें हमारी दोनों, तीनों या चारों विधियां प्रयोग में होती हैं। तो कुछ कुछ शब्द होते हैं कि उसमें उपसर्ग लगा होता है, और उपसर्ग में संधि नियम लागू होता है, और संधि नियम लागू होने के साथ उसका, अगर हम उसकी व्याख्या करते हैं तो व्याख्या समास के जैसी होती है, ऐसे रख देते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि मूल शब्द होता है और मूल शब्द का मेल किसी प्रत्यय से हो रहा होता है, और जो वो प्रत्यय है उन दोनों में ही फिर संधि का नियम लागू हो रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम प्रत्यय और संधि दोनों ही रख लेते हैं। तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं। तो जब ये शब्द होते हैं तो इन सब के पहचानने का आधार मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप संधि को भी पहचानो तो दोनों टुकड़ों का अर्थ मूल शब्द में होना चाहिए, मतलब मूल शब्द नहीं, नए शब्द में होना चाहिए। ऐसे ही उपसर्ग और उपसर्ग से बने शब्दों में भी कि उसके मूल शब्द और उपसर्ग, इन दोनों का अर्थ बनने वाले नए शब्द में होना चाहिए। वैसे ही हमने प्रत्यय में भी पढ़ा कि ऊपर उसके मूल शब्द और प्रत्यय दोनों का, या दोनों में से किसी एक शब्द का भाव जो है वो नए शब्द में होना चाहिए। और जो हमारा समास होता है, समास में भी यही होता है कि उसके अंदर जो ऊपर जो शब्द दिए हुए हैं विग्रह में, समास विग्रह में, उनका ही अर्थ, मतलब उसी का अर्थ होना चाहिए। और वो क्या है? संक्षेप है। समास को हमेशा एक बात याद रखिएगा, हमारे बहुत सारे विद्वानों ने समास को ना एकदम से बेकार कर दिया है, विकृत कर दिया है, ऐसे ऐसे कर दिया है कि शब्द जो होते हैं, जैसे मान लो हम रात और दिन की बात करें, तो जब हम रात और दिन ये विलोम दिखाते हैं तो 3 शब्द इसमें आ जाते हैं, बीच में आ जाता है और। तो इस और को खत्म करने के लिए हमने द्वंद्व समास बनाकर, योजक चिन्ह से बनाकर कि रात दिन कर दिया, यानी रात दिन के अंदर और निहित है। तो ऐसे हमने इस शब्द को क्या रखा, समास में बनाया। लेकिन कभी कभी जैसे आप देखें, एक शब्द है 55, तो आप देखेंगे कि हमारे विद्वानों ने 55 या 56 या 57, 51, मतलब आप कह सकते हैं 11 से लेकर 99 तक, यानी 99 तक, या कहें 100 तक के भी जो शब्द हैं हमारे गिनती वाले, उन सब को भी समास में रख दिया है। अब आप खुद सोचो कि जैसे मान लो शब्द आ गया 55, तो ये देखना विद्वानों की बात कि कैसे रखते हैं। मुझे लगता है मैं नेक्स्ट जब अपनी बुक निकालूंगी, और एक उसको मेरा प्रयास है कि सरकारी जगह पे जाके उसको एक प्रूफ करा दिया जाए, या एनसीईआरटी में, ताकि हमारी हिंदी सुधर सके। 55 को वो कहते हैं कि 55 ना द्वंद्व समास है। कैसे द्वंद्व समास बताते हैं कि 50 और 5
इस वजह से, यानी इसका समास विग्रह क्या हो गया कि 50 और 5, तो ये हो गया 55। लेकिन एक बात बताओ भाई, मेरा मन तो नहीं है 50 और 5 कहने का, मैं तो 51 और 4 कहना चाहती हूँ, तो मुझे कोई रोक देगा क्या? या मैं 45 या 10 कहना चाहती हूँ, तो कि 45 और 10 बराबर 55 नहीं होंगे क्या? या 50 और 5 ही 55 होंगे? तो आप खुद सोचो, ये चीज़ ऐसी है कि क्या है कि हिंदी को विकृत करने वाली चीज़ है। ध्यान रखना, हमारे देश में बहुत सारे लोगों की मानसिकता ऐसी है कि आपको ऊपर से दिखने में वो लगेंगे कि ये बड़े हिंदी के सेवक हैं, लेकिन रियल में वो हिंदी के सेवक नहीं होते, हिंदी के दुश्मन हैं, जो इस तरह की चीज़ों को जटिलता बना। अरे 55 को सीधा 55 रूढ़ शब्द में रख के अलग करो ना, बच्चों को भी शांत रहने दो, आप भी शांत रहो। क्यों माथा पच्चीसी कर रहे हो जबरदस्ती? कोई भगवान थोड़ी ना लिख के गया था यहाँ पे हिंदी को या संस्कृत को, हम लोगों ने ही लिखा है ना। तो जो लिख दिया, क्या उसमें सुधार नहीं हो सकता? या हम उसको सरलतम की तरफ नहीं ले जा सकते? अब बात ऐसी है, खैर चलो, तो आपको बात समझ में आई ना। तो इसलिए ये जो शब्द निर्माण वाले जो पॉइंट हैं, इसलिए इन पर अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान मत किया करो। इसको सही करने का तरीका ये है कि अगर आप एक टीचर बनना चाह रहे हैं तो आप इसमें डीप जाइए, है ना। और मैं आप सभी लोगों को कहना चाहती हूँ, अगर आप में कोई ऐसा व्यक्ति है जो टीचर बनना चाहता है और हिंदी पे बहुत अच्छा काम करना चाहता है आगे, तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए और आके मुझसे बात करिए। मैं खुद हिंदी के क्षेत्र में बहुत सारा काम कर रही हूँ अंदर ही, कि ताकि हम आगे हिंदी को बहुत अच्छे से बढ़ा सके। तो आप में से कोई अगर इंटरेस्टेड है इन सारी चीज़ों को कि भाई हमें हिंदी और भी जाननी है और हिंदी को एक अच्छे लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क बनाइए, आइए मेरे पास, तो मैं आगे और चीज़ें सिखाऊंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने एग्ज़ाम पर्पज़ से सीखना चाहते हैं, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस को उठा लीजिए और जो मैंने आपको दिए हैं उनको पढ़िए और इससे ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ठीक है। चलिए, पेपर में संज्ञा के पर कर क्वेश्चन में 3-5, अब ये आपने क्या लिखा है मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। पेपर में संज्ञा के पर कर क्वेश्चन में 3-5, क्या समझूं मैं? अरे इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूं मैं कि आप एक एक शब्द देंगे और उसका भाव मैं समझ लूंगी ठीक है। अब आप में से जिन छात्रों को जो चीज़ नहीं समझ में आई है और किसी का कोई डाउट भी बचा हुआ है, तो आप अब क्लास के बाद में कॉल कर लेना, पूछ लेना बाद में, ठीक है। तो अब मैं क्लास ख़त्म करती हूँ यहाँ पर।